हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं लर्न टुडे। तो आज हम भारत के संविधान के बारे में बात कुछ करेंगे और उसके पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो हमने किताब खरीदी है मैंने, तो मैं आपको उसके पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगा। इसमें भारत संविधान की उद्देशिका और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये आज हम पढ़ेंगे। आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो आप मेरी बातें सुन सुन के भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका ये क्या है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब भारत का जो संविधान की उद्देशिका है वो अमेरिका से ली हुई है। जहाँ हमारे जैसे संविधान में बताया गया है कि कुछ पार्ट हमने अमेरिका से ले रखा है, कुछ यूके से ले रखा है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। तो उसी प्रकार जो हमारी उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है और यह दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी भी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार होती है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी का मतलब होता है कि बड़ी चीज़ों को सरल भाषा में बताने का तरीका। तो संविधान की कुंजी भी कहा जाता है किसे, उद्देशिका को। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, तो जनता द्वारा सीधे वोट डलता है। इसलिए जो संविधान है वो हमारे जनता के द्वारा चलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से उसे आश्वस्त कराता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। ये आप देख रहे हैं भारत संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में नीचे लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक। तो यह इसी कारण से शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्तावना एक ही चीज़ होती है। यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा शब्द है वो ऑस्ट्रेलिया से 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, के द्वारा प्रस्तावना के उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 2 साल करके कुछ और ज़्यादा डिफरेंस हो गया, क्योंकि 1950 में ज़्यादा होगा 3 साल से। 1950 में हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था और हमारा 22 जनवरी के दिन 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना रखी थी, उसे मान लिया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अब भारत संविधान की उद्देश्य का जो शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें सारे शब्दों का मतलब बताऊंगा मैं, ये हमने पढ़ लिया, सुन लिया आप सही से। संपूर्ण मतलब पूरा, मेरे ख्याल से मैं आगे दे रखे हैं इसमें कि सब इन शब्दों का पूरी तरह से क्या मतलब होता है, इसमें सब बता रखा है। ये लिखा है उद्देश्य के शब्दों का विश्लेषण। इसमें संपूर्णता का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। ये 2 चीज़ें पढ़ लेते हैं। बैरूवारी यूनियनवाद, बैरूवारी यूनियनवाद एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी पेपर, एसएससी यूपीएससी, किसी में भी, एसएससी में, यूपीएससी में, जीके में। तो बैरूवारी यूनियनवाद 1960 में जो हुआ था, संविधान बनने के 10 साल बाद ही। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। जो उद्देशिका होती है प्रस्तावना के ऊपर लिखा हुआ है, जो इस एरिया को संविधान का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दें, मतलब हटा दिया जाए, तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रखता है। क्योंकि ये जो बात है ये संविधान में एक तरीके एक कथन जरूर है, पर इसके संविधान इसके ऊपर निर्भर नहीं है, ऐसा माना जाता था। बैरूवारी यूनियन बात के समय माना गया। फिर केशवानंद भारती हमारे जो एक नेता थे, वो बनाम केरल राज्य 1973, इसे संविधान का एक भाग बताता है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था तथा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है, जो नया केशवानंद भारती का है वो माना जाता है आज के समय में। ठीक है जी। जो 42वें संविधान में हुआ था, जोड़ा गया था शब्द अपने हमारी प्रस्तावना में, पहले नहीं था। ठीक है ना।
तो उद्देशिका के शब्दों का विश्लेषण जो संपूर्वता, मतलब इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संपूर्णता का मतलब होता है कि भारत को अगर किसी भी देश के बारे में अपने देश के अंदर किसी भी जगह निर्णय लेना होगा तो भारत ही लेगा, मतलब भारत की जनता लेगी, भारत के संविधान द्वारा लिया जाएगा, वो किसी भी और विदेश के दबाव में नहीं जाएगा। समाजवादी का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बताता हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों होते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये गरीबी की उपेक्षा, बीमारी से अवसर की असमानता को समाप्त करना चाहता है। मतलब जो ये गरीबी है, किसी में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, किसी को किसी को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है, किसी को कम सुविधाएं मिल रही है, सारी चीज़ों को बराबर लाना चाहता है। हर किसी को भारत समान समान अवसर मिलने चाहिए, समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, डॉक्टर की पढ़ाई वढ़ाई की सभी तरीके की समान सुविधा मिलनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, मैं लाइन पढ़ूंगा। भारत ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है, ना कि किसी को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित रखता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हम अपने जो हमारा धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जो भी हमारा धर्म है, हम उसको अपनी तरफ से रह जी सकते हैं और उसके लिए कोई भी हमारे पे दबाव नहीं डाल सकता और किसी भी तबके को वंचित नहीं रख सकता उसके किसी भी धर्म के कार्य को करने से। लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जब जो सत्ता है वो पूरी तरह से जनता के हाथ में हो। जैसे हमारे यहाँ पे वोट डाले जाते हैं, उससे नेता चुने जाते हैं, नेता कार्य करते हैं। इसमें जनता ही इसके लिए डिपेंड है कि नेता क्या कर करे। और नेता गलत कर रहा है तो जनता की गलती है क्योंकि उसने ऐसे नेता को वोट क्यों दिया। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र कहा जाएगा इसे। अब हम गणतंत्र, कुछ कहते हैं गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। कुछ देश सिर्फ गणतंत्र होते हैं, लोकतंत्र नहीं होते, तो उसके लिए गणतंत्र का भी मतलब समझ लेते हैं। गणतंत्र का मतलब कहता है गणराज्य उस देश को कहते हैं, गणतंत्र गणराज्य उस देश को कहते हैं जहाँ नागरिक किसी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं। ऐसे राज्यों में राज्य प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी देश में जो वहाँ का राजा है, उसके बाद जो राजा बनेगा एक तरह से वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब पहले बाप राजा था, फिर उसका बेटा बन गया, उसका बेटा बन गया, और ऐसा है तो वो गणतंत्र नहीं कहला सकता। और वो जनता द्वारा चुना जा रहा है, राजा हो भले ही, नेता ना हो, राजा हो, वहाँ का राजा नेता द्वारा चुना जा रहा है, तो वो गणतंत्र है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, वोटिंग होती हो, लोग रैली निकालने समर्थन में जिस वजह से निकलते हैं, तो वो गणतंत्र होगा। यदि वह जो राजा चुना जाता है, राजा वो जनता द्वारा चुना है, नेता जनता द्वारा चुना जाए, तो वो गणतंत्र है। पर हमारे में क्या चल रहा था, अगर आप सोचेंगे पहले चला जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, ऐसे करके वंशानुगत हो रहा है, तो ये नहीं, क्योंकि वो वोटिंग से चुने जा रहे थे, इसलिए हमारा गणतंत्र है देश। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अभी तक केवल एक बार द्वारा प्रस्तावना में संबोधित संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। मतलब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उससे हमारी प्रस्तावना, संविधान में संशोधन हुआ है पर हमारी प्रस्तावना में चेंज हुआ था जब ही, तो प्रस्तावना में चेंज हुआ था, उसमें हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ना को संविधान की आत्मा कहा है, ना को, प्रस्तावना को, सॉरी इसमें ना लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ थोड़ा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक व्यक्ति का नाम है जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, कि प्रस्तावना जो है वो आत्मा, जो पूरे को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ है वो प्रस्तावना है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर सब कुछ समा जाता है, उससे पूरा संविधान की एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि इसके अंदर यह चीज़ है। और के.एम. मुंशी, ये भी एक बड़े नेता थे, ने प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। जो प्रस्तावना है, इनने इन शब्द इसमें यूज़ किए हैं, इन सब की जन्म कुंडली कहा है था। तो हमारे ये वीडियो, हमारा पहला चैप्टर हो चुका है, मतलब पहला भाग हो चुका है। इसका दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूँ, या फिर वीडियो देखते हैं, अगर लंबी हुई तो यहीं पे काट दिया गई, वरना
एडिट के समय मैं यहाँ काट दूंगा, वरना आगे चलते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ से अनुच्छेद हमारे जो चालू होते हैं, अनुच्छेद 1 आता है, जिसमें हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ का नाम कैसे बताते हैं, पढ़ लेते हैं नीचे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो हमारा भारत है, इसका असली नाम भारत राज्यों का संघ है, इंडिया राज्यों का संघ है, ना कि अकेला भारत, पर हम कहते हैं। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इनकी अनुसूची बनी है, इनके सारे कामों की, सभी के कार्यों की, सभी के क्षेत्र की अनुसूची बनी होती है। उसके अनुसार कहा है कि ना, जो पहली अनुसूची में मतलब निर्दिष्ट मतलब दर्शाए गए होंगे, वही राज्य क्षेत्र होंगे उस राज्य के। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अब अनुच्छेद 2 क्या है, मतलब पहले में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस तरीके से होंगे, जो पहले सूची में दिए जाएंगे वही राज्य के क्षेत्र में माने जाएंगे। ठीक है, जो संघ का नाम क्या है हमारे भारत का, इंडिया या राज्यों का संघ या भारत राज्यों का संघ हमारे देश का नाम है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो नए राज्य किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरह से स्थापित हो सकते हैं, इस तरीके। भारत यदि कोई भूमि अर्जित विजित संधि करता है तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। यदि भारत किसी भी देश से किसी संधि द्वारा कोई जमीन अर्जित करता है, मतलब चीन से मान लो किसी संविधान द्वारा, किसी संधि द्वारा या लड़ाई से कोई क्षेत्र हमारे में आता है, तो हम उसे नए राज्य के नाम से रख सकते हैं। नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। जो नया राज्य बनेगा उसके लिए हमें 4 विधियों को मानना पड़ेगा, जो अभी नीचे बताई गई हैं। ठीक है, इसमें एक है अभ्यर्पण, किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। अब ये कब कब हो सकता है, जब किसी राज्य का कोई राजा है जिस पर ताकत है उसकी, वो ताकत अगर कोई बंदा भारत को कर दे कि अब तुम हमारे देश को संभालो, हमारे इस टुकड़े को, जगह को संभालो, या हमने तुम्हें दे दिया है, उस स्थिति में नया राज्य बन सकता है। या उपवृद्धि हो जाए, प्राकृतिक कारणों दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए। किसी प्राकृतिक कारण के द्वारा किसी राज्य का जो क्षेत्र है वो भारतीय संघ में आकर मिल जाए, किसी भी प्राकृतिक घटना की वजह से। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे हम मान लें ये पर्वत, आपको पता है किस तरीके से बनते हैं, प्लेटों खिसकने के कारण। अगर चीन के किसी ऐसे एरिया में प्लेट खिसक जाए जिसके कारण चीन को वहाँ से कनेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल पड़े और भारत का आसानी से हो जाए, और इस कारण वो अगर वो हिस्सा चीनी के अंदर खिसक अंदर को आ जाए, प्लेट सरकती हैं उस हिसाब से आ जाए, तो वह हिस्सा भारत का हो सकता है। आवेशन, जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो उस पर संपूर्णता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। अगर कोई ऐसी भूमि हमें मिल जाए जिस पर किसी ने अभी तक अधिकार नहीं जमाया है, मतलब किसी ने कोई बात नहीं कही कि ये राज्य किसी चीज़ का है या अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उस चीज़ पर अगर हम उस स्थान पर जाकर भारत अगर ये कहने लग जाए कि ये जगह हमारी है, तो वह जगह भारत की हो जाएगी। और एक कोई भी देश इस तरीके से कर सकता है। शायद लंबे समय तक बना रहना, जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारतीय भूमि होगी, परंतु पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतः निर्णय लेगा। जैसे गोवा और पांडिचेरी को 1971 में भारत में शामिल किया गया। बताता हूँ, जब किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे भारत ने बहुत दिनों से शांति रखी है, जैसे वियतनाम में कई जगहों पे मैंने मदद की थी, उस प्रकार से अगर हम कहीं पर किसी राज्य देश में बहुत दिनों से शांति रखते हैं, वहाँ के शासन को भारत चला रहा है, सहायता कर रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो जगह भारत के क्षेत्र में आ जाएगी। किंतु पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो पाकिस्तान भारत के साथ हो गया, दिल्ली भारत और नेपाल इनके बीच में हो गया, इनके बीच में कुछ जगह आती है जहाँ पे भारत भी सेवा करता था, वो भी करते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जगह भारत की हो गई। उसके लिए हमें उनसे के राज्यों से बात करनी होगी, अगर वो मानते हैं तो वो जगह हमारी पास आ सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद जो तीसरा है उसमें क्या है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। पहले तो देखो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इनके अंदर हमारे राज्य के पुनर्गठन, राज्यों के बारे में सब आ गया, राज्यों के नाम, पुनर्गठन सब आएगा। अभी 2 में तीसरा कर रहे हैं
राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। जो हमारा राज्यों का पुनर्गठन होता है, मतलब दोबारा बनाए जाते हैं, उसमें संसद को क्या शक्ति मिली हुई है वो बताएंगे। संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा दो राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है या उन्हें नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसका मैं बताता हूँ उदाहरण। जैसे हमारे देश में से अभी फ्रासली जो बना है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो टूट कर बने हैं, इसको दिखाते हैं। अनुच्छेद 33 के अनुसार बनी है। इसमें एक राज्य को, आंध्र प्रदेश को दो टुकड़ों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में बांट दिया गया है, जैसे कि ये आपको पता ही है। और इसके बाद जो हमारा राज्य है या संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे नाम में परिवर्तन करा है, आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना हो गया, पर वैसे टुकड़ा लिया तो नाम नहीं रखना होगा, ये तो पक्का ही था। और संसद किसी राज्यों के परिवर्तित नाम, जो नाम है पुराने नाम और नए नाम। मद्रास तो जो हमारा उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, मद्रास था, उससे हमने तमिलनाडु कहना चालू कर दिया है, मतलब कहना ही चालू कर दिया, लीगली तौर पर है। जैसे योगी जी ने भी कुछ राज्यों के नाम बदले जो यूपी के अंदर आते हैं, ये इसकी पावर यूपी के पास है, इसलिए यूपी बदल सकता है। आंध्र को हमने आंध्र प्रदेश कहना चालू कर दिया। त्रावणकोर कोचीन को हम केरल कहते हैं, त्रावणकोर कोचीन पहले कहा जाता था। मैसूर को कर्नाटक कहते हैं, आपको सुना मैसूर की रियासत सुना होगा आपने। संयुक्त प्रांत, इसे उत्तर प्रदेश कहने लगे हम। लक्काद्वीप, मिनिकॉय एवं अदिनी द्वीप को हम लक्षद्वीप कहने लगे, इन सबको मिलाकर। ठीक है। किसी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य है उसकी सीमा जो है उसे हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब क्षेत्र को, जो राज्य क्षेत्र उसे बड़ा छोटा करा जा सकता है। अब हमारे अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 आखिरी है, सॉरी 4 आखिरी बचा है। अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास होता है। एकमात्र अधिकार संसद, जो भारतीय संसद है, वो 1, 2, 3 में परिवर्तन कर सकती है, बना सकती है। पर अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना गया। मतलब अगर ऐसा हो गया तो वो 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। मतलब अगर ऐसा करना है तो संसद में कानून पारित करना होगा, बिल पास करवाना होगा, तब ऐसा संभव है। भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की आपने बहुत बार नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, बनाया। आयोग के अन्य सदस्य थे, जो ये आयोग था ये फजल अली की अध्यक्षता में था, और इसमें जो और लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू, तामे एस तथा के एम मुंशी होगा, सर फणिक्कर नाथ होगा। आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया। आयोग की अनुशंसाओं का प्रभावकारी, मतलब जो आयोग कार्य करता था उसे मतलब उनकी जो वजन है वो बढ़ जाए, ताकत, उन्हें एक तरह से और शक्तियाँ देना को कहते हैं, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उनके लिए नियम बनाया, अधिनियम पारित कर दिया। तो 1956 में क्या था, 1953 में इस गठन का वो किया गया था, स्थापना की गई थी, जो फजल अली के अध्यक्षता में की गई थी। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कैसे सी पे हर किसी चीज़ में, इसलिए याद रखते रहिए। सन 1950 के पश्चात बनाए गए राज्य, जो हमारा 1950 था, 1950 के नए राज्य बने गए। हम जल्दी बता दें थोड़ा। तो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये सबसे पहले भाषा के आधार पर बटा हुआ था राज्य था, और इसी की वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जो 1953 में ही आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकाल कर बनाया गया है। जो आंध्र प्रदेश है वो बनाया गया तो चेन्नई के कुछ राज्यों को निकाल कर। चेन्नई आपको शायद पता हो, चेन्नई हमारे जो तमिलनाडु के अभी बीच में है, चेन्नई ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। ठीक है, ठीक है। चेन्नई कहाँ गया, चेन्नई राज्य कुछ क्षेत्रों को निकाल कर बनाया गया। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर बैठा गया था, ये सही है बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया था, पर ये थोड़ा सा चलेगा इसलिए मैं बाद में बता दूंगा, अब आपका वो चैप्टर चलेगा उसकी बात हो। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ टूटे थे, और
ये पहले इनका नाम एक ही था, बम्बई। इसने मुंबई लिख रखा है पर बम्बई नाम था इनका पहले, बम्बई। ठीक है। 1960 में बम्बई राज्य को दो भागों, गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। 1953 में हमारा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तथा 1960 में हमारा गुजरात और महाराष्ट्र का बम्बई को दो टुकड़े में बांटकर निर्माण हुआ। यह भाषा के आधार पर नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है जी। 60 के बाद जो केरल है हमारा, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बना, त्रावड़ कोचिंग की जगह बनाया गया। जो त्रावणकार कोचिंग जो नाम था, देश जगह थी, उसको केरल के नाम पर रख दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1996 में पारित हुआ था उसके द्वारा। ठीक है। कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो आपको याद हो ही गया होगा। 1956 द्वारा मैसूर राज्य से पृथक कर बनाया गया, पृथक कर बनाकर कर्नाटक जो है मैसूर से अलग कर दिया और बनाया गया। राज्य अधिनियम 1973 में से कर्नाटक नाम दिया गया और इसे राज्य अधिनियम 1973, राज्य अधिनियम पारित हुआ हमारा 1973 में, उसके अनुसार इसे कर्नाटक नाम दिया गया, जो उसके राज्य के द्वारा दिया गया। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग बनाया गया राज्य। 1962 में अधिनियम तो ना, उसके तहत इसे बनाया गया, 1962 में अलग बनाया गया। तो हमारा जो 60 में था वो गुजरात और महाराष्ट्र बन गया। जो केरल है हमारा फिर बदल गया। कर्नाटक हमारा 1973 में से नाम पड़ा, 1956 में अलग हुआ ये इसके नाम पे वो अधिनियम से। और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हमारे तीनों के साथ बने थे शायद, नहीं अलग अलग बने। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकाल कर बनाया गया। हरियाणा पंजाब में से टूटा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी पंजाब में से टूटा हुआ है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया। मेघालय संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम, संविधान में 23वें संशोधन हुआ अधिनियम 1969 के तहत द्वारा इसे अलग राज्य के भीतर एक उपराज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि 1969 में अलग हो चुका था। ये असम में से अलग हुआ था, मैं आपको बता दूं। ठीक है। असम में से 1969 में, आप इसे कहाँ पे भी लिख सकते हैं, फायदे बनाएंगे। इसकी डेट को डालिए, राज्य डालिए, कब अलग हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, इसे डालिए संविधान के अलावा। ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, त्रिपुरा जो है क्षेत्र हमारा, त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा पूर्वोत्तर में है, पूर्व उत्तर का मतलब है, पूर्वोत्तर का मतलब क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है। 1971 में मेघालय को अलग किया गया, इसी के अनुसार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। मणिपुर ने त्रिपुरा से अलग होकर पूर्ण राज्य का एक दर्जा प्राप्त किया। ठीक है। सिक्किम जो हमारे 36वें संविधान संशोधन, वो 23वें संविधान संशोधन से बना था। मेघालय 3 संविधान संशोधन बाद, वो 13 संविधान, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा से पूर्ण राज्य की मान्यता प्रदान हुई सिक्किम को। ये अपनी जाति या लिंग या भाषा के आधार पर अलग अलग पहले से बटे हुए थे। इन्हें कब दर्जा प्राप्त हुआ ये बताया गया इसमें। 1975 में सिक्किम को दर्जा प्राप्त हो गया अलग राज्य का। मिजोरम है, राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। मिजोरम ने राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ दमन और दीव राज्य क्षेत्र बना रहने दिया गया तथा गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जो दमन और दीव है वो वहाँ से हमारा केंद्रीय क्षेत्र है, आप में आता है, केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। छत्तीसगढ़ यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 छत्तीसगढ़ 2002 में अलग हुआ और हमारा उत्तराखंड 2002 में अलग हुआ। झारखंड 2002 में अलग हुआ 84वें संविधान संशोधन में। ठीक है जी।
चौरासी संविधान संशोधन हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल के आसपास है, बिहार इनके आसपास। तीनों का नाम याद रख लो। 2002 में वो 84वें संविधान संशोधन से उस टाइम पे जो हमारे नेता थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी याद रख सकते हैं आप, आसान है। यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इस वजह से छत्तीसगढ़ है हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही शब्द है, उत्तराखंड से अलग हुआ। उत्तराखंड हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश से नीचे, ठीक है। झारखंड है, यह राज्य बिहार से अलग करके बनाया गया, बिहार से अलग करके बनाया गया, ठीक है। तो क्या आपका ये दो हो गए हैं, और बाकी आगे का हम अगली वीडियो में देखते हैं। बाकी इसमें से अगर कोई आपको दिक्कत आई है या आपको इस वीडियो का इस PDF का लिंक चाहिए, जैसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। कि आपको जैसी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, क्या कमेंट करें, पढ़ लो, बढ़िया।